Assalamualaikum everyone. Can you hear me? Yes, sir. Okay. हेलो, आवाज आ रही है मेरी क्लियर है सबको? जी सर आ रही है। जी सर। ये मैसेज किसने किया है चेक कर। Okay, so let me share the slides. स्लाइड्स नजर आ रही है आपको सबको? यस सर। यस सर। Okay, तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था मार्केटिंग एंड सेल्स की इंटीग्रेशन विद द डिपार्टमेंट ऑफ HR, कस्टमर, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अच्छा गाइस, मेरी आवाज़ आई होप सबको क्लियर होगी। अच्छा सॉरी, मैंने रिकॉर्डिंग अपलोड नहीं की है गूगल क्लासरूम पे। उसकी वजह ये थी कि मेरे लैपटॉप पे कुछ इशू आ गया था, तो वो चीज़ें आगे पीछे मिसप्लेस हो गई थी मुझसे। सो आज मैंने लैपटॉप को थोड़ा सा रिपेयर करवा लिया है, और होपफुली कि आज जैसे रिकॉर्डिंग ख़त्म होगी तो इमीडिएटली आज की रिकॉर्डिंग भी मैं अपलोड कर दूंगा आफ्टर 2 o'clock, 2 बजे के बाद, ठीक है। और जो प्रीवियस रिकॉर्डिंग्स है वो भी अपलोड कर दूंगा, और एक मेरी रिकॉर्डिंग है, वो अलग से रिकॉर्डिंग है, मतलब उसमें वो जो हमारा एक सेशन रह गया था वो रिकॉर्डिंग भी है, वो भी मैं अपलोड कर दूंगा इंशाल्लाह। जितनी भी रिकॉर्डिंग्स मेरे पास पड़ी हुई हैं, सो आई विल ट्राई टू अपलोड एज सुन एज पॉसिबल। कोशिश होगी कि मैं जो है ना वो उसको अपलोड कर दूँ, ठीक है जी। आई थिंक आवाज़ सबको आ रही है मेरी? Everyone can listen to. यस सर। ओके, क्विज जो है आप लोगों का मंडे को होगा, ठीक है। मंडे मॉर्निंग में जब आपकी क्लास होगी उसमें आपका क्विज होगा। अच्छा, जवेरिया है यहाँ पे? जवेरिया आई हुई है बेटा? यस सर, आई एम हियर। मुझे ये बताएं, जैसे मैंने आज मेकअप क्लास रखी है, तो ये यूनिवर्सिटी में किसे इन्फॉर्म करना होता है? सर डिपार्टमेंट में HOD को इन्फॉर्म करना होता है। HOD को ईमेल करनी होती है ना? जी सर। आपके पास है ईमेल एड्रेस उनका, जो आपके HOD हैं? तुम क्या कर रही है नहीं सर। अभी मेरे सर पास मेरे पास HOD का ईमेल एड्रेस नहीं है। पर मैं डिपार्टमेंट से लेकर आपको सेंड कर दूं? हाँ, अगर किसी के पास हो तो मुझे ये दे दें, अदरवाइज मैं फिर अली रजा से बोल दूंगा कि वो मुझे शेयर कर देगा। बट अगर आपके पास किसी के पास अवेलेबल हो तो मुझे शेयर कर दीजिए। चलिए जी, हम आगे स्लाइड को आगे सर मैं आज यूनिवर्सिटी जाऊंगी तो मैं आपको वहाँ डिपार्टमेंट से लेकर सेंड कर दूंगी। ठीक है मेरा बच्चा, थैंक यू, थैंक यू। और मेरी कोशिश होगी कि आज मैं यूनिवर्सिटी जाके ना अपनी अटेंडेंस का भी करवा दूंगा, और पोर्टल भी मैं एक्टिव करवा लूंगा, ताकि मैं अटेंडेंस मेरे जो है ना वो मैं खुद इनरोल कर सकूं। मेरा पोर्टल जो है अभी तक एक्टिव नहीं हुआ, पोर्टल जो है ना वो अभी तक मेरा एक्टिव नहीं हुआ, तो उसको पोर्टल को भी एक्टिव मैंने करवाना है। चलिए जी, हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब मार्केटिंग में हमारा इनपुट क्या हो सकता है? मार्केटिंग में इनपुट हमारा होता है कस्टमर डेटा, ऑर्डर डेटा, सेल्स ट्रेंड्स, ठीक है, पर यूनिट कॉस्ट, ठीक है, पर यूनिट प्रॉफिट, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। अच्छा, आउटपुट क्या होगा हमारा? स्ट्रेटजीज, प्रोडक्ट प्राइसिंग, ठीक है, या कस्टमर के लिए कस्टमाइज पैकेजेस, ठीक है। तो ये हम चीजें उसमें ERP सिस्टम में इन कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा रिवाइज कर लेता हूँ कि हमारा जो ये जो सप्लाई चेन,
नहीं, हमारा जो मार्केटिंग एंड सेल्स की जो इंटीग्रेशन है with HRM, with customers, with accounting and finance, with supply chain। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने कोई 4 कंपोनेंट्स दिए हुए हैं जिनके साथ इनकी इंटीग्रेशन होती है। कस्टमर के साथ, HR के साथ, सप्लाई चेन के साथ, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के साथ, और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं। अगेन, जैसे मैंने पहले कहा कि जितना कंपनी का साइज बड़ा होगा उतना ही उसका आपके डिपार्टमेंट का साइज बढ़ता जाएगा, डिपार्टमेंट्स के नंबर बढ़ते जाएंगे। जैसे मैंने आपसे कहा बताया था कि एक डिपार्टमेंट होता है R&D डिपार्टमेंट, ठीक है। अब ये R&D डिपार्टमेंट बहुत सारी कंपनीज में यहाँ तो नहीं होता, यहाँ तो हर एक डिपार्टमेंट जो है वो अपने हिसाब से R&D कर रहा होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहा होता है। जैसे बहुत सारी कंपनीज में HR और एडमिन एक साथ होता है, ठीक है। अच्छा, बहुत सारी कंपनीज में अकाउंटिंग एंड फाइनेंस एक जगह होता है, लेकिन जितनी बड़ी कंपनी होगी उसमें अकाउंटिंग अलग होगा, फाइनेंस अलग होगा, ठीक है। और अच्छा, फिर जैसे मार्केटिंग है, मार्केटिंग एक डिपार्टमेंट होता है, लेकिन जब कंपनी का साइज बढ़ जाता है तो वहां पे सेल्स अलग होता है, एडवर्टाइजमेंट अलग होता है, कस्टमर सर्विस अलग होता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग होता है। आवाज आ रही है? मैंने अभी क्या कहा, दोबारा रिपीट करें जरा प्लीज। अभी मैंने जो जो आप लोगों से डिस्कस किया उसको जरा रिपीट करें प्लीज। सर आपने कहा जो बड़ी कंपनीज होती है उसमें डिपार्टमेंट्स अलग अलग होते हैं, जैसे कि जो कंपनीज के अंदर R&D डिपार्टमेंट अलग होते हैं बाकी, और जो जिनके कंपनीज का साइज छोटा होता है उनमें ये होता है कि हर डिपार्टमेंट इटसेल्फ वो R&D परफॉर्म कर रहे होते हैं खुद ही। ठीक है, देखिए अगेन मैं ये कहूंगा कि कंपनी का साइज डिपेंड करता है कि कंपनी का साइज कितना बड़ा है। अच्छा, ये रुक गया, क्या क्या नाम कहते हैं, आपकी स्क्रीन नजर नहीं आ रही आपको? ये सर रुक गई है। रुक गई ना, 1 मिनट में इसको जरा सेट करता हूँ। अच्छा, अब आपको नजर आ रही है स्क्रीन? यस सर। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं। सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम, SCM, सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम। सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम की इंटीग्रेशन विद अदर डिपार्टमेंट्स, ठीक है। अब ये मुझे जरा कोई देख के जरा थोड़ा सा बताए, लेट मी सी कि आप लोग कितने इसमें एक्सपर्ट हैं। अब मैंने स्क्रीन को बड़ा कर दिया है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम की जो इंटीग्रेशन है, उसका जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है, वो दूसरे डिपार्टमेंट के साथ किस तरह काम करता है, ये जरा कोई मुझे बताएगा जरा। कोई एक बता दें, मार्केटिंग एंड सेल्स के साथ क्या होता है, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के साथ। नजर आ रहा है सबको? स्क्रीन नजर आ रही है सबको? यस सर, अकाउंटिंग मुझे तो एंड आ रही है। फाइनेंस के साथ तो कॉस्ट के एनालिसिस करते होंगे ये, और प्रोडक्शन प्लांट में मतलब प्रोडक्शन के लिए जो चीजें चाहिए होती हैं सिर्फ तो आप मुझे मतलब अकाउंटिंग इन्वेस्टमेंट सिर्फ मुझे वगैरह। अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का बता दें, सिर्फ मुझे अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। सर मतलब जितनी पैसे जो रिक्वायरमेंट होती है वो अरेंज कराना, उसकी कॉस्ट के एनालिसिस कराना, और सेल्स टारगेट रखना कि हमें इतनी सेल्स चाहिए तभी हमारी कंपनी में मतलब ग्रो करेगी। सप्लायर की बिलिंग बनवाना, ठीक, कस्टमर्स की को कितनी कॉस्टिंग पड़ेगी, सप्लाई चेन में कौन कौन सी कॉस्ट इसमें ऐड होगी, कौन सी कॉस्ट इसमें ऐड नहीं होगी, ठीक है।
प्रोडक्शन में कौन कौन सी कॉस्ट ऐड होगी, मटेरियल कहाँ कहाँ से हम ले रहे हैं, है ना। क्योंकि आपको पता है सप्लाई चेन में एक बहुत बड़ा काम होता है प्रोक्योरमेंट का, पता है आप लोगों को। ये मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। प्रोक्योरमेंट का किसी को पता है प्रोक्योरमेंट क्या होता है? नो सर, प्रोडक्शन सप्लायर से प्रोडक्शन करना सर, परचेज करना सर, प्रोक्योरमेंट मटेरियल वगैरह का। मटेरियल का क्या करना सर मटेरियल जो परचेज करते हैं ना हम सप्लायर से, जी जी वो प्रोक्योरमेंट वाले करते हैं ना सारा काम। एग्जैक्टली। प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है कि डिफरेंट वेंडर से कोटेशन लेना, डिफरेंट वेंडर से कोटेशन लेना कि आप ये इसकी प्राइस कितनी होगी, आप इसमें कौन कौन सी सर्विसेज देंगे, इसमें कौन सी वैल्यू एडिशंस होगी, डिलीवरी चार्जेस आप लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, ये सारी कोटेशंस लेना डिफरेंट सप्लायर से। वो कोटेशंस लेके फिर आप जो है सप्लाई चेन डिपार्टमेंट जो होता है उस कोटेशंस को लेके फिर अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के साथ डिस्कस करके उसकी फिर उनमें से कोई एक वेंडर को सिलेक्ट करते हैं और उस वहां से फिर जो है वो अपना रॉ मटेरियल परचेज करते हैं फॉर द प्रोडक्शन। सही हो गया? ये मेरे अल्फाज बिल्कुल क्लियर है? ठीक है। तो प्रोडक्शन करने से पहले हम कहते हैं प्रोक्योरमेंट। तो ये सारी चीजें जो है ये एक इंफॉर्मेशन सिस्टम के थ्रू गुजरती हैं, एक डेटाबेस के थ्रू ये सारी चीजें वहां पे एक ईआरपी सिस्टम के थ्रू ये सारी चीजें बनाई जाती हैं। कितनी इन्वेंट्री, अब आपको नजर आ रहा होगा प्रोडक्शन प्लान, मटेरियल एंड इन्वेंट्री लिखा हुआ है ना, नजर आ रहा है आपको। सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम की इंटीग्रेशन विद अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, उसमें आपको नजर आ रहा होगा कि प्रोडक्शन प्लान है, मटेरियल है, इन्वेंट्री है, ये सारी चीजें अकाउंटिंग एंड फाइनेंस को पता होनी चाहिए। देखें आप, ये कैसे हो सकता है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट को पता ही ना हो कि हमारे पास कितनी इन्वेंट्री पड़ी हुई है और फाइनेंस डिपार्टमेंट नेक्स्ट प्रोडक्शन की अप्रूवल दे दे? ये हो सकता है? नो सर। ठीक है ना। आपके पास पहले ही चीजें पड़ी हुई हैं, आपके पास मटेरियल पहले पड़ा हुआ है, कस्टमर्स के लिए आपके पास इन्वेंट्री पड़ी हुई है, तो पहले आप उसे निकालेंगे ना, ठीक है, या आप नई प्रोडक्शन करेंगे? तब पहले पुरानी वाली इन्वेंट्री निकालेंगे। एग्जैक्टली आपने अकाउंटिंग एंड फाइनेंस पढ़ा होगा, फीफो लीफो आपने पढ़ा होगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। यस सर। ठीक है। यस सर। तो ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट अकाउंटिंग को, अकाउंट्स डिपार्टमेंट को कौन बताता है? ये सप्लाई चेन तो बताता है कि कौन सी चीजें पहले इन्वेंट्री में आई है, कौन सी चीजें बाद में आई हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? यस सर। ठीक है। तो ये पूरी प्रोडक्शन प्लान क्या होगा, मटेरियल कहाँ से आएगा, मटेरियल कितने का आएगा, मटेरियल की कॉस्ट क्या होगी, लेबर कितनी लगेगी, ठीक है, लिफ्टिंग चार्जेस क्या होंगी, लॉजिस्टिक चार्जेस क्या होंगे, ये सब कुछ सप्लाई चेन डिपार्टमेंट बताएगा। किसको? अकाउंटिंग एंड फाइनेंस को। ठीक है जी। अच्छा, कॉस्ट एनालिसिस यहाँ पे लिखा हुआ है, कॉस्ट एनालिसिस होगी, सेल्स डेटा होगा, ठीक है ऑब्वियसली। अच्छा, सेल्स डेटा दोनों शेयर करेंगे, ठीक है, ये तो अपने पास नोट कर लें। सेल्स डेटा अकाउंटिंग एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ सेल्स डेटा जो होता है वो मार्केटिंग एंड सेल्स भी शेयर करता है और सप्लाई चेन भी शेयर करता है। ये दोनों शेयर क्यों करते हैं, मुझे ये जरा कोई बताएगा? भाई फाइनेंस डिपार्टमेंट है, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है, कोई चीज बिक गई है ना, सेल आउट हो गई, तो मार्केटिंग एंड सेल्स डिपार्टमेंट ने उसे बता दिया कि भाई ये चीज बिक गई है, उसकी इनवाइस बनाए, उसका बिल बनाए, ठीक है, ये तो समझ में आ गया, क्लियर है। भाई सेल्स डिपार्टमेंट जो है वो किसे कहेगा बिल बनाने के लिए? अकाउंटिंग एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट को, ठीक है। फाइनेंस डिपार्टमेंट से कहा कि भाई ये चीज बिक गई है, इसकी इसकी आप बिलिंग करें, ठीक है, उन्होंने बिलिंग कर दी, सही हो गया जी। अब बिलिंग करने के बाद, बिलिंग करने के बाद ये मुझे बताएं कि सप्लाई चेन डिपार्टमेंट क्यों बता रहा है सेल्स डेटा का किसे? अकाउंटिंग एंड फाइनेंस को। सप्लाई चेन का क्या मतलब है कि वो अपनी डेटा दे रहा है कि हमारे पास इतना माल बिक गया है, इतना माल पीछे पड़ा हुआ है, ये क्यों बता रहा है? ताकि सर रिकॉर्ड हो सके ना, ताकि रिकॉर्ड कंपनी मैच का। हो सके, रिकॉर्ड बैलेंस हो सके। बिल्कुल, रिकॉर्ड तो हो लेकिन रिकॉर्ड बैलेंस हो। जितना जो डेटा सब मार्केटिंग डिपार्टमेंट के पास पड़ा हुआ है एग्जैक्टली वही डेटा सप्लाई चेन के पास होना चाहिए। एम आई राइट? यस सर। ठीक है।
अगर सेल्स डिपार्टमेंट कहता है कि हमने 50 यूनिट बेचे हैं और सप्लाई चेन डिपार्टमेंट कहता है कि नहीं वेयर हाउस से सिर्फ 49 यूनिट्स गए हुए हैं, तो इसमें बड़ा मसला हो सकता है कि नहीं हो सकता? यस सर। यस सर। एक यूनिट की अगर कॉस्ट 2 लाख रुपए है, 5 लाख रुपए है, 10 लाख रुपए है, तो इट विल क्रिएट अ ह्यूज प्रॉब्लम फॉर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कि मार्केटिंग एंड सेल्स कह रहा है कि हमने 50 यूनिट बेचे हैं, सप्लाई चेन कह रहा है कि इन्वेंट्री से हमारे पास से 49 यूनिट्स गए हुए हैं, तो एक यूनिट कहाँ चला गया? इसका तो फिर अकाउंटिंग एंड फाइनेंस को डेटा होना चाहिए ना कि एक यूनिट कहाँ गया, किसके पास चला गया, क्योंकि बिलिंग तो उसने करनी है, बिलिंग कोई और तो करेगा नहीं। चलिए अब मुझे कोई बताया जरा, सप्लाई चेन मैनेजमेंट का हम इंटीग्रेशन करते हैं मार्केटिंग एंड सेल्स के साथ, क्या होगी? सप्लाई चेन की इंटीग्रेशन हो रही है मार्केटिंग एंड सेल्स के साथ, क्या हो सकती है जी? यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे बहुत सारी सर कस्टमर की नीड को देखना, फिर वही चीज प्रोडक्शन में लाना और डिलीवर करना। अच्छा, मैं आपको एक क्या बनाना है, किस चीज की डिमांड है, कितने लेबर चाहिए, कितनी लेबर चाहिए, एग्जैक्टली, गुड। अच्छा देखिए, मैंने आपको लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, मैंने आपको एग्जांपल भी दी थी कि लेट्स सपोज कि आपकी फैक्ट्री है कराची में, ठीक है, प्रोडक्शन आपकी कराची में हो रही है और आपके सेल्स के लोग लाहौर में बैठे हुए हैं, वो वहां से ऑर्डर लेते हैं और ऑर्डर आपके पास 5 दिन के बाद पहुंचता है कि इसकी प्रोडक्शन करनी है, इसको बनाना है, ठीक है, तो क्या ये चीज वर्केबल है? इज दैट पॉसिबल, मतलब इज दैट गुड फॉर ऑर्गेनाइजेशन और इज दैट गुड बैड फॉर ऑर्गेनाइजेशन? नहीं सर, इसमें टाइम पीरियड ज्यादा लग जाएगा, टाइम पीरियड ज्यादा लगेगा, कस्टमर खराब हो जाएगा, कस्टमर भाग जाएगा, कस्टमर सर्विस अच्छी नहीं होगी, ठीक है, तो यस सर। तो इस सॉफ्टवेयर के थ्रू काम ना, मतलब टाइम बच जाता है, इजी हो जाता है वर्क। एग्जैक्टली, इवन कभी कभार ये होता है, आपने देखा होगा कि जैसे गुल्लामंद है, खाड़ी है, मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, गुल्लामंद है, खाड़ी है, अभी इनकी समर अभी आया नहीं है, मिसाल दे रहा हूँ मैं आपने, दिसंबर है, जनवरी है, अभी सर्दियां चल रही हैं, अभी समर स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन वो समर की सेल्स फोरकास्ट पहले कर लेते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? एक अंदाजा लगा देते हैं कि समर में हमारी सेल कितनी होगी। यस सर, होता है ऐसा। तो ये सेल्स फोरकास्ट जो है, ये दोनों डिपार्टमेंट मिलके करते हैं, सप्लाई चेन डिपार्टमेंट भी और मार्केटिंग एंड सेल्स डिपार्टमेंट भी। सप्लाई चेन उन्हें बताएगा कि भाई लास्ट ईयर कितनी सेल हुई, अभी इन्वेंट्री कितनी पड़ी हुई है, अभी जो समर गुजर गया उसमें हमारे पास कितना माल बिका, ठीक है, और सप्लाई चेन और मार्केटिंग डिपार्टमेंट और सेल्स डिपार्टमेंट जो है वो अपने डेटा को मैच करेगा सप्लाई चेन डिपार्टमेंट के डेटा के साथ। मैं आपको बताता हूँ कि सेल्स फोरकास्ट, ये लिखा हुआ है ना, सेल्स फोरकास्ट, ठीक है, सेल्स फोरकास्ट कैसे होती है कि जब सप्लाई चेन डिपार्टमेंट और मार्केटिंग डिपार्टमेंट ये दोनों बैठ के अपने प्रीवियस ईयर्स का, मतलब 2020, 2021, 2019 का डेटा निकालेंगे कि भाई सितंबर में, मई में कितनी सेल होगी। अब ईद जो है हमारी, ईद कब है हमारी, ईद कौन सी डेट पे आ रही है हमारी, ईद उल फितर कब आ रही है हमारी? सर वो तो चांद देख के पता चलेगा ना। एक अंदाजा तो होगा ना। 2 महीने बाद शायद आ जाए। नहीं, 4-5 सर। 2 साल? 2 साल किसने कही? जून में आ रही है सर। मई में सर जून में आ रही है। ये लेट लतीफ कौन है? अरे मेरा बच्चा, आपकी ईद उल फितर जो आ रही है वो 2 में आ रही है। 2 या 3 मई को आ रही है। यस सर। जी सर। लगता है आप लोगों को, आपने नाश्ता वाश्ता नहीं करा, आप लोगों ने मतलब चाय वाय नहीं पी है। मैंने क्लास इसलिए रखी 10 बजे रखी कि आप लोग नाश्ता वाश्ता कर ले, चाय वाय पी ले कुछ, लेकिन आप लोग तो अभी तो आप लोगों की पूरी आंखें नहीं खुली। देखें सेल, अच्छा मुझे एक चीज बताएं, आप लोग जाते हैं गुलामंद के, खाड़ी के या किसी ब्रांड के स्टोर पे जाते हैं, ठीक है, शॉपिंग करने जाते हैं, तो वहां पे जब आप स्टोर पे पहुंचते हैं तो स्टिच अनस्टिच सूट ऑलरेडी पड़े हुए होते हैं, डिफरेंट कलर्स में पड़े हुए होते हैं, डिफरेंट डिजाइन में पड़े हुए होते हैं, ठीक है। अच्छा ये भी नहीं होता कि सिर्फ वही माल पड़ा हुआ है,
आप ऑर्डर देंगे, आपको वो चीज मिल जाएगी। तो ये चीजें क्यों एडवांस में बना के क्यों रखते हैं? मतलब अभी ईद की शॉपिंग अभी से शुरू हो गई है कि नहीं हो गई है? लोग अभी भी शॉपिंग कर रहे हैं, ठीक है। यस सर। तो मुझे बताएं कि भाई गुलामंद को, खाड़ी को या जुनैद जमशेद अपना बोनेंजा को कैसे पता चला कि 2 मई को, 4 मई को जब ईद आ रही है तो उसके लिए इतनी सेल होगी? ये सेल फोरकास्ट कहाँ से आई? ये डेटा कहाँ से आया? सर उन्हें कस्टमर के डिमांड का अंदाजा होता है कि कस्टमर जरूर ये अभी सीजन है तो परचेज जरूर करेगा। ये कौन सी लड़की है जो अंदाजा कह रही है? अंदाजा किसने कहा? ये नाम क्या है इसका, बच्ची का? बच्चा आपका नाम क्या है? सर महर। महक, ठीक है। महर महर महर, महर बच्चा, अंदाजा कुछ नहीं होता। ये सारी इंफॉर्मेशन एक कस्टमाइज्ड डेटा से मिलती है। जो प्रीवियस डेटा होता है ना सेल्स का, प्रीवियस डेटा होता है कस्टमर की चॉइस का, प्रीवियस डेटा पड़ा होता है। ये डेटा पूरा ईआरपी सिस्टम में पड़ा हुआ होता है। ईआरपी सिस्टम इसलिए सर प्रीवियस एक्सपीरियंस भी तो होता है ना? एक्सपीरियंस, एग्जैक्टली एक्सपीरियंस कहाँ, किसको याद होगा कि 25 मई 2019 को कितनी सेल हुई थी? जुनैद जमशेद को याद होगा? मुझे बताएं जरा। सर उनके पास रिकॉर्डेड होगा। हाँ रिकॉर्डेड होगा, ईआरपी सिस्टम में रिकॉर्डेड होगा। जी सर। एग्जैक्टली, उनका पूरा डेटाबेस बनेगा और उस डेटाबेस को देखते हुए वो क्या करेंगे, सेल्स फोरकास्ट करेंगे कि भाई इस मर्तबा ईद जो है वो मई में आ रही है। अच्छा मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। आप में से कोई है जो इंटीरियर सिंध से बिलोंग करता हो, सखर लड़काना तरफ से कोई है ऐसा कोई बच्चा यहाँ पे, कोई लड़की? कोई स्टूडेंट जो इंटीरियर सिंध से बिलोंग करता हो या पंजाब से बिलोंग करता हो? इस क्लास में अभी है कोई अवेलेबल जो पंजाब से बिलोंग करता हो? सर मैं। तो बेटा आप कहाँ से बिलोंग करते हैं बच्चा? पंजाब। पंजाब से। अच्छा मुझे बताएं कि पंजाब में मई के महीने में ज्यादा गर्मी पड़ती है या जून जुलाई और अगस्त के महीने में ज्यादा गर्मी पड़ती है? जून जुलाई अगस्त। एग्जैक्टली, जुलाई अगस्त। बल्कि जून में भी थोड़ी कम गर्मी पड़ती है, जुलाई अगस्त एंड सितंबर में। जुलाई और अगस्त में सर। एग्जैक्टली, जुलाई अगस्त एंड सितंबर में जब जब राइस की कटाई होती है तो बहुत ज्यादा गर्मी होती है, ठीक है जोगी। तो अब आपको लास्ट ईयर याद होगा कि लास्ट ईयर आपकी ईद जो थी वो तकरीबन थी ईद उल फितर 10 से 12 मई को, ठीक है। 12-13 मई को ईद आपकी ईद पड़ी थी, ठीक है। तो उस टाइम पे कराची में बहुत ज्यादा गर्मी थी, याद है आप लोगों को? ठीक है। और इंटीरियर सिंध में और पंजाब में गर्मी बहुत कम थी। यस सर। ठीक है जी। तो देखें ये सारी इंफॉर्मेशन जो होती है, सारा जो ये डेटा होता है, ये एक कस्टमाइज सिस्टम में इनपुट होता है कि देखें हमारे पास लास्ट ईयर मई की 12 तारीख को हुई थी तो कराची में बहुत ज्यादा गर्मी थी, तो कराची में गर्मी अप्रैल और मई में बहुत ज्यादा पड़ती है, ऐसा ही है? यस सर। और इसीलिए आपने देखा होगा कि कराची में समर के ड्रेसेस जो है वो अभी से आना शुरू हो गए। जी सर। और अगर आप पंजाब में जाएं तो पंजाब में समर के ड्रेसेस अभी तक नहीं आए। यस सर, वहाँ पे भी सर्दी है। ठीक है जी। तो देखिए ये वही कंपनी है, वही जे डॉट है, वो लाहौर में उसका आउटलेट है, उसमें अभी तक वहां पे लॉन के ड्रेसेस नहीं रखे, या रखे तो बहुत कम रखे हैं। और जे डॉट कराची में उसने कराची स्टोर में अपने समर के और लॉन के ड्रेसेस भर दिए। उसकी वजह यह है कि कराची में गर्मी पहले पड़ती है, अप्रैल मई में कराची में गर्मी पड़ती है, और जून जुलाई और अगस्त में जो है गर्मी है वो इंटीरियर सिंध में या पंजाब में पड़ती है, या इंटीरियर पंजाब में पड़ती है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है एक ईआरपी सिस्टम में इनपुट होती है। ये पूरा डेटा ऑलरेडी इनपुट होता है और वहां से जो है वो कंपनी जो है वो अपना डेटा लेके और प्रोडक्शन करते हैं, सेल फोरकास्ट करते हैं। ठीक है जी। प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी है, कस्टमर डेटा है, कस्टमर स्टेटिस्टिक्स है, ठीक है, ऑर्डर स्टेटस है, ठीक है। सप्लाई चेन डिपार्टमेंट जो है वो पूरा ऑर्डर देगा आपको कि प्रोडक्शन हुई है कि नहीं हुई है, वेयर हाउस से माल निकला है कि नहीं निकला है। अच्छा, एचआर के साथ इंटीग्रेशन क्या होता है?
एचआर के साथ इंटीग्रेशन होता है कि एम्प्लॉइज रखने हैं कि नहीं रखने हैं, लेबर चाहिए कि नहीं चाहिए। अच्छा, सबसे ज्यादा लेबर कौन से डिपार्टमेंट को चाहिए होती है, मुझे बताया जरा। सर सेल्स को, सबसे सप्लाई चेन ज्यादा को सर। एग्जैक्टली, सप्लाई चेन एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। अच्छा, सप्लाई चेन एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मोस्ट ऑफ द टाइम एक ही डिपार्टमेंट होता है, सप्लाई चेन एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ये मोस्टली एक ही डिपार्टमेंट होता है, एक ही डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहे होते हैं। देखिए फैक्ट्री होती है ना, एक टेक्सटाइल फैक्ट्री में तकरीबन 2000 के करीब मुलाजिम काम करते हैं, ऐसा ही है। यस सर। अच्छा, और उसके साथ साथ फिर वेयर हाउस अलग होता है, यस सर। फिर लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट अलग होता है, जहाँ पे ट्रक्स वगैरह वाले होते हैं, जो लोडिंग करते हैं, जो डिलीवरी करते हैं, वो अलग होते हैं। यस सर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे ज्यादा लेबर किसे चाहिए होती है, सप्लाई चेन डिपार्टमेंट को एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ठीक है। और इसीलिए वो एचआर के साथ एसोसिएट होते हैं कि हमें कौन सी लेबर चाहिए, हमें कौन सा वर्कर चाहिए, हमें इंजीनियर चाहिए, हमें जो है ना वो हमें क्या कहते हैं ड्राइवर चाहिए, हमें कितने लोग चाहिए, हमें स्टिचिंग के लिए कौन से लोग चाहिए, मतलब वॉट एवर, सो एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये सारा डेटा जो है वो एचआर के साथ शेयर होता है। द लास्ट वन इज सप्लायर। अच्छा जी, सप्लायर का और एक ऑर्गेनाइजेशन के सप्लाई चेन डिपार्टमेंट का आपस में रिलेशन कैसा होना चाहिए। सप्लायर जो आपको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है, लिखा हुआ है ना, मैं आपको स्क्रीन बड़ी करके देता हूँ, ठीक है। लिखा है रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी एंड डिलीवरी, ठीक है, ऑर्डर ऑफ आवर न्यू रॉ मटेरियल एंड पैकिंग, ठीक है, ये लिखा है ना, आपको नजर आ रहा होगा। तो ये सप्लाई चेन डिपार्टमेंट का एक फैक्ट्री है। मैं आपको एक सिचुएशन देता हूँ, एक सिनेरियो देता हूँ। एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में टेक्सटाइल फैक्ट्री है या गारमेंट्स की फैक्ट्री है या किसी और प्रोडक्शन की फैक्ट्री है, ठीक है। उसका सप्लायर के साथ रिलेशन कैसा होना चाहिए। सर भाइयों वाला। अच्छा होना चाहिए। भाइयों वाला। ये कौन सा भाई है जो भाइयों वाला रिलेशन बता रहा है, नाम पता है जरा आपने, ये भाई हमारा कौन है। विशाल भाई। सर इंशाल। इंतशाम, सर इंशाल। इंशाम, आपका नाम तो हमें भूल ही नहीं सकते हम, आपका नाम तो इंशाल्लाह के साथ बना हुआ है ना, ठीक है जी। अच्छा देखें, जैसे मेरा रिलेशन है इंशान के साथ भाइयों वाला, ऐसा ही है ना इंशान, जी सर बिल्कुल। ठीक है। तो वैसे ही आपका सप्लाई चेन डिपार्टमेंट का जो रिलेशन है वो सप्लायर के साथ होना चाहिए। देखें सप्लायर आपको बार बार नहीं मिलता, अच्छा सप्लायर बार बार नहीं मिलता। हो सकता है कि आपके पूरे पाकिस्तान में किसी प्रोडक्ट का कुछ सप्लायर बहुत लिमिटेड हो, ये भी हो सकता है कि नहीं हो सकता, हो सकता है सर। ठीक है। तो इसका मतलब है आप सप्लायर से फड्डा नहीं कर सकते, सप्लायर से लड़ाई नहीं कर सकते आप। सप्लायर के साथ आपका रिलेशन जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। हमारे एक टीचर थे सप्लाई चेन डिपार्टमेंट के ना, ठीक है, तो उन्होंने हमें सप्लाई चेन का कोर्स पढ़ाया था, सप्लाई चेन मैनेजमेंट का कोर्स पढ़ाया था। तो उन्होंने कहा कि देखिए सप्लायर का और सप्लाई चेन डिपार्टमेंट का या उस ऑर्गेनाइजेशन का जो सप्लाई चेन डिपार्टमेंट है और सप्लायर का आपस में रिलेशन जो है वो मियाँ बीवी का होना चाहिए। तो ये मिसाल अच्छी है कि बुरी है, मियाँ बीवी वाला रिलेशन। सर अगर ऐसा होगा तो फिर पूरा दिन लड़ते रहेंगे आपस में। लड़ाई होती रहेगी, एग्जैक्टली। देखिए पर सर सेपरेशन नहीं होगी। हाँ, उसने उनकी मिसाल दूसरी एंगल से बड़ी अच्छी है। मिसाल सर दोनों एक दूसरे का सोचेंगे पहले। एग्जैक्टली जैसे भाई बहन का आपने रिलेशन बताया या भाई भाई का रिलेशन बताया, कि मतलब उस रिलेशन में आप लड़ाई तो कर सकते हैं लेकिन एक दूसरे के बगैर गुजारा नहीं है, ऐसा ही है ना भाई, भाई है, जी सर। ठीक है। एंड ऑफ द डे क्या होता है राइट कि एंड ऑफ द डे क्या होता है कि मतलब आपकी कहीं ना कहीं चलो लड़ाइयाँ होती होंगी, आप फटे होते होंगे, ठीक है, लेकिन एंड में लोगों की मतलब लोगों ने कह दिया, बड़ों ने समझा दिया, बहन भाइयों ने समझा दिया, दोस्तों ने समझा दिया,
तो वो आपको लड़ाई खत्म करनी पड़ेगी और आपको भाई के साथ भाई का रिलेशन अच्छा बनाना पड़ेगा, हस्बैंड का वाइफ के साथ रिलेशन अच्छा मतलब दोबारा रिस्टोर करना पड़ेगा, बहन का भाई के साथ रिलेशन अच्छा मतलब रिस्टोर करना पड़ेगा। तो ये जो रिलेशन, सर हमारी तो वाइफ है नहीं, तो हमें रिलेशन का क्या पता। भाई नहीं है तुम्हारा कोई यार, अजीब बात सर कर। वाइफ, भाई तो है, वाइफ नहीं है। तो हमने भाई भी बोला ना, इसलिए तुम्हारी वजह से हमने भाई बोला। क्या बात करता है तुम यार बलोच। सर हमारी भी सर वाइफ नहीं है सर। तो भाई इंशाल्लाह हो जाएगा। आप अपने बाप की हालत देखो, भाई क्या बड़े भाई की हालत देखो, उनके हालात कैसे हैं, आप परेशान नहीं हो, आपके हालात ऐसे हो जाएंगे इंशाल्लाह जल्दी। देखें, सप्लाई चेन डिपार्टमेंट का और सप्लायर का जो रिलेशन होता है वो एक ट्रस्ट का रिलेशन होता है, ठीक है। मस्ती मजाक हमने थोड़ा सा कर लिया, लेकिन सप्लाई चेन डिपार्टमेंट का और सप्लायर का रिलेशन कैसा होता है भाई? ऑनेस्ट रिलेशन होता है, ट्रस्ट का होता है। सप्लायर ने कह दिया कि भाई ये चीज इसमें होगी, इनपुट होगा, लेट सपोज इसकी डायमेंशंस इतनी होगी, इसका वेट इतना होगा, ठीक है, तो उतना ही होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसकी डायमेंशंस इतनी होनी चाहिए तो उतनी ही होनी चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। देखिए, अगर आपका रिलेशन सप्लायर के साथ अच्छा नहीं है तो आपको माल अच्छा नहीं मिलेगा, रॉ मटेरियल अच्छा नहीं मिलेगा, ऐसा ही है। यस सर, बिल्कुल सर। अगर रॉ मटेरियल अच्छा नहीं मिलेगा तो प्रोडक्शन अच्छी नहीं होगी, प्रोडक्शन अच्छी नहीं होगी तो प्रोडक्ट अच्छी नहीं होगी, जो आपके पास प्रोडक्ट बन के आएगी वो अच्छी नहीं होगी, दैट कुड नॉट मीट कस्टमर रिक्वायरमेंट, ऐसा ही है। यस सर। सर लीगल बेसिस पे भी जो एग्रीमेंट हमारा हुआ है उसके मुताबिक होना चाहिए। एग्जैक्टली अच्छा, बड़ी बच्ची ने अच्छी जबरदस्त बात बताई। देखें, हमेशा ना जब आप आउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मैंने दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जब आप आउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन किसी के साथ कोई ट्रेडिंग करते हैं, कोई काम करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, तो कोशिश किया करें कि उसमें एग्रीमेंट हो, ठीक है। क्योंकि वर्बल एग्रीमेंट की कोई वैल्यू नहीं होती। अगर आप कोर्ट में जाते हैं, अगर आप अदालत में जाते हैं, या अगर आप कानून के पास जाते हैं, पुलिस के पास जाते हैं, तो सबसे पहले वो क्वेश्चन ये पूछते हैं कि भाई एग्रीमेंट कहाँ है, ठीक है, इसका एग्रीमेंट कहाँ पे है। आपके पास कोई आंसर नहीं होता कि नहीं सर, सॉरी सर, हमारे पास कोई एग्रीमेंट नहीं है, ठीक है। तो जब आपके पास कोई आंसर नहीं होगा तो फिर आपका केस वीक हो जाएगा, ठीक है। सप्लायर के साथ, अच्छा मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। अच्छा, मैंने ना शिपिंग कंपनी में काम किया था। सप्लाई चेन जो कंपनियां होती है ना, जो आपको कस्टम क्लियरेंस करवा के देती हैं, ट्रांसपोर्टेशन करवा के देती हैं, ठीक है, जो शिपिंग। यस सर। तो उस कंपनी में मैंने काम किया था। तो हमें हमें ना अक्सर ट्रक चाहिए होते थे। ट्रक होते हैं ना जो 20 फीट कंटेनर, 40 फीट कंटेनर लेके जाते हैं, या कभी कभार हमें ऐसे ट्रक चाहिए होते थे जो जो मटेरियल आउट ऑफ द ट्रक आता है, मतलब जो हैवी इक्विपमेंट्स, जिसे हम लोग ब्रेक बल्क कहा जाता है, ब्रेक बल्क कहा जाता है, बड़े बड़े जो मशीनें आती हैं जो कंटेनर में नहीं आती, तो हमें वो ट्रक्स चाहिए होते थे, ठीक है। तो एक मरतबा हमें ट्रक चाहिए था, मतलब वो ब्रेक बल्क बड़ा ट्रक था। तो एक कंपनी से हमने रब्ता किया, उन्होंने हमें बता दिया कि ठीक है भाई, इतनी इतनी प्राइस होगी। तो हमारे जो मैनेजर थे ना, मेरा जो मैनेजर था, उसने कहा कि बेटा आप जाएं और वो डील उनसे फाइनल करके आ जाएं। मैंने कहा सर आप मुझे पहले एग्रीमेंट बना के दें, ठीक है। मैंने उनसे कहा कि सर आप पहले मुझे एग्रीमेंट बना दें। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, वो एग्रीमेंट उन्होंने बना लिया होगा, आप उसी एग्रीमेंट पे साइन कर दें। मैंने कहा सर अगर मैं उनके एग्रीमेंट पे साइन करूंगा तो फिर कंडीशंस किसकी मानी जाएंगी, उनकी या मेरी? उनकी कंडीशंस मानी जाएंगी। तो फिर हमारे पास क्या बचेगा? हमारे पास तो कुछ भी नहीं होगा। अगर वो कहते हैं कि हम लेट सपोज हमारा जो ट्रक है वो रात में ट्रेवल नहीं करेगा, एग्रीमेंट में उन्होंने लिख लिया कि हमारा ट्रक जो है वो रात में ट्रेवल नहीं करेगा, तो हम उसे रात में ट्रेवल नहीं करवा सकते। तो मैंने उनसे कहा कि सर आप पहले अपना एग्रीमेंट बना के दें, अपनी चीजें, पॉइंट्स जो हैं अपने बुलेट पॉइंट्स बना के दें, ताकि मैं वहां जाके अपनी बुलेट पॉइंट्स, अपने जो कंडीशंस हैं वो उनके साथ पहले फाइनलाइज करूं, उसके बाद मैं एग्रीमेंट बनवाऊं।
ये ठीक है, ये गलत है? बिल्कुल ठीक है। ठीक है सर। अच्छा, सर ये सही है। उसमें जब मैं वहां पे पहुंचा तो वहां पे जो भाई साहब बैठे हुए थे, तो वो कहते हैं कि उमर भाई कोई मसला नहीं है, हमारी तो आपस में बात है, ठीक है, एग्रीमेंट की कोई जरूरत नहीं है। मैंने कहा नहीं भाई, नहीं नहीं, एग्रीमेंट की जरूरत है। इतना बड़ा माल है, इतनी बड़ी मतलब वो मशीनरी है, कल को उसे कुछ हो जाता है, कल कोई मसला हो जाता है, भाई हम लोग तो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे कि हम इतना नुकसान अफोर्ड करें, ठीक है, तो काइंडली आप हमारे साथ एग्रीमेंट करें। तो बड़ी मुश्किल से ना उन्होंने हमारी कंडीशंस मानी, और फिर हमने अपनी कंडीशंस उनके साथ रखी, और वो एग्रीमेंट हुआ, और उस एग्रीमेंट का हमें बेनिफिट हुआ, ठीक है, लिटरली हमें बेनिफिट हुआ, वी लिटरली सेव्ड अवर मनी। अच्छा, उसका हम पता है क्या हुआ, आपने देखा ये जब आप हाईवे पे जाते हैं, नूरियाबाद से जाते हैं, तो आपने ये देखियो कि हवा से बिजली बनती है, विंड मिल बनी हुई, विंड मिल देखी किसी ने? नूरियाबाद यस सर। विंड मिल्स बनी हुई है ना, तो ये थोड़ा अंदर अंदर की तरफ कुछ बनी हुई है, जमपीर की तरफ, जो जमपीर का जो ट्रेन स्टेशन है, नूरियाबाद से थोड़ा अंदर जाते हैं, अगर आप कराची से हैदराबाद की तरफ जाते हैं तो वो राइट हैंड साइड पे पड़ेगा आपको, ठीक है, और वो नूरियाबाद से आप अंदर जाएंगे, थोड़ा सा मतलब 15-20 किलोमीटर अंदर जाएंगे नूरियाबाद से, तो जमपीर का स्टेशन। सर ये थरकोल के साइड ही ना? थरकोल तो बहुत दूर है, ये तो मैं नूरियाबाद यहाँ की बात कर रहा हूँ, कराची की बात कर रहा हूँ, ठीक है। वहां पे 2008 में एक तुर्किश कंपनी थी जोरलू के नाम से, उनकी एक शिपमेंट थी। ये जो टरबाइन्स है ना, विंड टरबाइन्स, ये इतने बड़े बड़े होते हैं, इनका जो एक पर होता है ना, ये 20-25 मीटर का होता है, ठीक है, मतलब ये बहुत बड़े बड़े होते हैं, ठीक है, तो ये किसी कंटेनर में तो आते नहीं है। अच्छा, हम लोग यहाँ से लेके गए, और एक ड्राइवर की गलती की वजह से एक ट्रक कल्टी हो गया, उल्टा हो गया, और वो टरबाइन गिर गया, एक जो पर था उसका, एक जो जो फैन का था, वो गिर गया। भाई फिर तो हमारी ऐसी हालत खराब। अल्लाह का शुक्र है हमारा एग्रीमेंट हुआ था, और वो चीज बच भी गई, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन हमारा एग्रीमेंट अगर नहीं होता तो फिर हम ये लाखों रुपए, करोड़ों रुपए कहाँ से हम पे करते, हमारी कंपनी कहाँ से पे करती? सर, तो मालिक ने इंश्योरेंस नहीं करवाया था? इंश्योरेंस था, इंश्योरेंस तो होती है, लेकिन एग्रीमेंट भी जरूरी होता है, सप्लायर के साथ आपका एग्रीमेंट बहुत जरूरी होता है। अच्छा, मेरी रिकॉर्डिंग अभी 40 मिनट्स की खत्म होने वाली है। हमारी क्लास जो है वो ब्रेक के लिए 10 मिनट होगी ब्रेक सिर्फ, उसके बाद हम जो है ना इसको कनेक्ट दोबारा स्टार्ट करेंगे, ठीक है।